हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे भाई, है ना, यानी अपने गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुन्ना साइंस में अपने क्या चल रहा था, तो आप बोलोगे जी साइंस में अपना बायोलॉजी स्टार्ट किया था और पहला चैप्टर अपना कर लिया है, कंप्लीट कर लिया जी अपने, कौन सा, सेल यानी कोशिका का चैप्टर कंप्लीट कर लिया जी। आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और नया चैप्टर अपने पढ़ेंगे कौन सा, एनिमल टिश्यूज की बात करेंगे जी, जंतु तक। देखो प्लांट टिश्यूज अपने ना प्लांट किंगडम में ही पढ़ेंगे, जैसे जो विभज्योतिकी है या स्थाई है वो सब वहीं पे पढ़ेंगे जी प्लांट किंगडम के अंदर, ठीक है। आज अपने बात करेंगे सिर्फ किसकी, एनिमल टिश्यूज की बात करेंगे कि एनिमल टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं, फिर उनके अंदर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो सारी बातें करेंगे जी। चलो तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी, एनिमल टिश्यू, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज तो आप बोलोगे जी टिश्यू कहते किसे हैं, यानी उत्तक होते क्या हैं, तो आप बोलोगे उत्तक किसे कहेंगे, तो आप बोलोगे जी ग्रुप ऑफ सेल्स को ही क्या कहते हैं अपने, उत्तक कहते हैं भाई। ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है, यानी आप बोलोगे जी क्या, कोशिकाओं का जो समूह होता है ना, उसी को अपने क्या कहते हैं जी, उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं, यानी टिश्यू कहते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, जैसे अपने यदि बात करें कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी आपसे पूछ ले कि स्टडी ऑफ सेल्स क्या कहलाता है, तो आप बोलते हो जी साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। ऐसे ही मुना आपसे पूछ ले कि स्टडी ऑफ टिश्यूज क्या कहलाता है, यानी उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो आप बोलोगे जी क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है जी। क्या कहलाता है, तो आप क्या बताओगे, हिस्टोलॉजी कहलाता है जी, ठीक है। बात क्लियर है, यानी ये क्या कहलाएगा, हिस्टोलॉजी कहलाएगा जी। चलो अब अपने बात करें, देखो होता क्या है, तो आप बोलोगे जी देखो एटम्स जो होते हैं यानी परमाणु, परमाणु उनसे क्या बनते हैं, तो आप बोलोगे जी क्या बनते हैं, मोलिक्यूल्स बनते हैं, यानी अणु बनते हैं, ठीक है। फिर उनसे क्या बनते हैं, तो आप बोल दोगे जी, जो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हो तो सेलुलर लेवल पे चले जाते हो, यानी क्या बनते हैं जी, कोशिका वगैरह, ठीक है। अच्छा, कोशिका से मुना क्या बनते हैं, तो आप बोलोगे जी उत्तक बनते हैं। और उत्तक से क्या बनते हैं, तो आप बोलोगे जी अंग बनते हैं, है ना, अंग बनते हैं जी। और अंग से क्या बनते हैं, तो आप बोलोगे जी तंत्र बनता है पूरा, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और उसके बाद अपने क्या होता है जी, मानव शरीर का निर्माण होता है। तंत्र से क्या बनता है जी, मानव शरीर का निर्माण होता है। ये सारा चलता रहता है जी बॉडी के अंदर, ठीक है, ये सारा सिस्टम चलता रहता है। तो आप बोलोगे देखो टिश्यूज क्या है भाई, तो क्या होते हैं, तो आप बोलोगे जी कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है जी। क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होता है, ठीक है ना। यानी आप बोलोगे क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स को ही क्या कहते हैं अपने, टिश्यूज कहते हैं। बात क्लियर। और टिश्यूज का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप क्या बताओगे, हिस्टोलॉजी कहलाता है। चलो बात करते हैं जी अपने। अब यदि बात करें मुना, देखो एनिमल टिश्यूज की बात करें तो चार टाइप के होते हैं भाई। कितने टाइप के होते हैं, चार, है ना। यानी आप बोलोगे जी जंतु तक यदि बात करें कितने प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार के होते हैं जी। कौन कौन से, तो नंबर एक आप बोलोगे जी कौन सा होता है, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला उत्तक जी, ठीक है। नंबर दो यदि बात करें मुना कौन सा होता है, तो आप बोलोगे जी संयोजी उत्तक, कंपाउंड टिश्यू, या फिर इसे क्या बोल देते हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है भाई, कनेक्टिव टिश्यू या कंपाउंड टिश्यू, ठीक है। आप बोलोगे जी क्या, नंबर दो यदि बात करें तो क्या, संयोजी उत्तक यानी कंपाउंड टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू जी। नंबर तीन यदि बात करें मुना कौन सा है, तो आप बोलोगे जी मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर यानी पेशीय उत्तक होते हैं जी। और नंबर चार यदि बात करें तो आप बोलोगे जी न्यूरल टिश्यू यानी तंत्रिका उत्तक होता है, ठीक है। तो चार अपने एनिमल टिश्यूज होते हैं, कौन कौन से, तो आप बोलोगे जी एपिथेलियल यानी उपकला उत्तक, दूसरा कंपाउंड या कनेक्टिव यानी संयोजी, तीसरा यदि बात करें तो मस्कुलर टिश्यू यानी पेशी उत्तक, और चौथा यदि बात करें तो आप बोलोगे जी न्यूरल टिश्यू यानी तंत्रिका उत्तक होता है जी, ठीक है। बात क्लियर है सभी को। चलो अब इनके बारे में एक एक बात करते हैं जी, कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो सब बातें करते हैं। तो सबसे पहले जैसे अपने बात करें मुन्ना किसके बारे में, एपिथेलियल टिश्यू की भाई, उपकला उत्तक की बात करें। देखो सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक ही बात ध्यान रखनी है, क्या रखनी है, तो आप बोलोगे देखो जो भी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता भाई, उनके बीच क्या नहीं पाया जाता, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता, यानी उनकी कोशिकाओं के मध्य क्या नहीं पाया जाता है जी, स्थान नहीं पाया जाता है, आपस में सटी हुई रहती है भाई, सेल आपस में क्या रहती है, सटी हुई। यानी उनकी कोशिकाओं के बीच में जो है ना स्पेस क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं पाया जाता जी, है ना। यानी आप बोलोगे जी कोशिकाओं के मध्य स्थान नहीं पाया जाता है, किसमें, एपिथेलियल टिश्यू में जी, ठीक है। मोस्टली आपको कहां पे मिलते हैं, देह के आवरण में यानी बाहर वाले पार्ट में, और सतर का निर्माण करते हुए पाए जाते हैं जी, ठीक है। देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अपने आगे अपने बात करेंगे भाई कहां कहां पाए जाते हैं, तो वहां पे और अच्छे से पढ़ लेंगे जी। एक बार आप यहाँ पे यही ध्यान रख सकते हो, देखो
कि एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ना, यानी उपकला उत्तक जो होते हैं, वो आप बोलोगे जी क्या होते हैं, तो आप बोलोगे सिंपल सी बात है, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता भाई, यानी अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। ठीक है, बात क्लियर है जी। नेक्स्ट अपने बात करें, देखो आपका जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना मुना, उपकला उत्तक, वो दो टाइप का होता है, उसको दो टाइप में डिवाइड कर दिया जाता है आगे। कौन कौन से, तो आप बोलोगे जी एक तो कौन सा हो गया अपना सरल यानी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और दूसरा आपका कौन सा हो गया जी, तो आप बोलोगे कंपाउंड यानी संयोजी उपकला उत्तक। भाई कितने टाइप के हो गए, दो। एपिथेलियल टिश्यू को फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जी, कौन कौन सा, तो एक आप बोलोगे जी सिंपल यानी सरल उपकला उत्तक, दूसरा आपका कौन सा है, तो आप बोलोगे जी कंपाउंड यानी संयोजी उपकला उत्तक। भाई ठीक है, अच्छा डिफरेंस क्या होता है, सिंपल सी बात आपको बतानी है। देखो जो सिंपल होते हैं ना मुना, यानी आप बोलोगे सरल उपकला उत्तक होते हैं, वो सिंगल लेयर हो पाई जाती है, उनके अंदर क्या पाई जाती है, इस तरीके से देखो आप, क्या होती है जी, सिंगल लेयर पाती है, सिंगल लेयर पाई जाती है जी। ठीक है, बात क्लियर है। और जो कंपाउंड होते हैं ना, यानी संयोजी उपकला उत्तक की आप बात करते हो, तो वहां पे मुना क्या होती है, मल्टी लेयर पाई जाती है, क्या पाई जाती है, मल्टी लेयर पाई जाती है। भाई ठीक है, जैसे अपने बात करें अपनी जो स्किन होती है ना, स्किन यानी त्वचा, स्किन के अंदर कौन सा एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, यदि आपसे पूछ ले तो आप कौन सा बताओगे, तो आप बोलोगे जी ये कौन सी पाया जाता है, तो आप बोलोगे संयोजी, है ना, कौन सा पाया जाता है अभी, तो स्किन पे आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे, स्किन यानी त्वचा। त्वचा यदि बात करें तो कौन सा पाया जाता है, तो आपको सिंपल सा जवाब देना है जी, कौन सा पाया जाता है स्किन पे, तो ये क्या होता है, कंपाउंड। ठीक है ना, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होता है, यानी संयोजी उपकला उत्तक पाया जाता है। भाई बात क्लियर है सभी को, चलो अच्छा अब अपने बात करें जी, ये जो है ना सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, इसको फिर आगे स्ट्रक्चर के आधार पे तीन भागों में दोबारा डिवाइड कर दिया जी। अपने सबसे पहले क्या पढ़ा जी, एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला उत्तक, वो यदि बात करें तो उनमें क्या, तो सिंपल सा ध्यान रखना, इनके बीच में कोशिकाओं के मध्य स्थान नहीं होता है जी। उसको फिर कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया मुना, दो पार्ट में, कौन कौन से, तो आप बोलोगे सिंपल और कंपाउंड। ठीक है ना, यानी सरल उपकला उत्तक और दूसरा कौन सा, संयोजी उपकला उत्तक जी। दोनों में डिफरेंस क्या, तो आप बोलोगे जी सरल में तो सिंगल लेयर पाई जाती है, जबकि कंपाउंड में क्या पाई जाती है, मल्टी लेयर पाई जाती है। और कंपाउंड जैसे कहां पे पाई जाती है, अपनी बॉडी में स्किन के अंदर पाए जाते हैं जी। ठीक है, बात क्लियर अभी सभी को। अच्छा सिंपल जो है ना मुना, उसको फिर स्ट्रक्चर के आधार पे फिर से कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया जी। वो तीन पार्ट कौन कौन से वो देखेंगे। देखो तो सबसे पहले जैसे बात करें, देखो संरचना के आधार पे यानी स्ट्रक्चर के बेस पे, स्ट्रक्चर के बेस पे कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया जी, सरल उपकला उत्तक को, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को, तो आप बोलोगे जी तीन टाइप में डिवाइड कर दिया। कितने टाइप में, तीन। ठीक है, वो तीन कौन कौन से हैं जी, तो नंबर एक यदि बात करें आप बोलोगे जी स्क्वैमस, कौन सा होता है, स्क्वैमस यानी सल्की। ठीक है, नंबर दो यदि बात करें तो आप बोलोगे कैसा होता है, क्यूबोइडल यानी घनाकार, भाई है ना, घन के आकार का होता है। और नंबर तीन यदि बात करें तो कोलुमनार यानी खंबेनुमा, इस तरीके से खंबे की जैसी आकृतियां पाई जाती हैं जी यहाँ पे, है ना। तो इसी स्ट्रक्चर के आधार पे इनको कितने, तीन टाइप में आगे डिवाइड कर दिया जी सरल को। कितना, कौन कौन सा, तो आप बोलोगे जी सल्की यानी स्क्वैमस, दूसरा कौन सा, तो आप बोलोगे जी घनाकार यानी क्यूबोइडल, और तीसरा कौन सा, तो आप बोलोगे जी खंबेनुमा यानी कोलुमनार। ठीक है, तीन पार्ट में आगे मुना डिवाइड कर दिया गया इसको। अब ये कहां कहां पाए जाते हैं जी, है ना, ये कहां कहां पाए जाते हैं उनकी बात करते हैं। देखो तो सबसे पहले यदि बात करें मुना सल्की यानी स्क्वैमस की बात करें जी, तो सल्की कहां कहां पाया जाता है जी। देखो तो सिंपल सा एक बात तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखना जी, कि ये जो सल्की होते हैं ना, सल्की सरल उपकला उत्तक जो होते हैं, तो उसके अंदर क्या होते हैं जी, जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो सेल्स पाई जाती हैं, वो कैसी होती है, फ्लैट सेल पाई जाती है मुना। कैसी होती है, फ्लैट सेल यानी चपटी और पतली, चपटी एवं पतली कोशिका पाई जाती है जी। यदि आपसे पूछे कैसी कोशिकाएं पाई जाती है, तो आप क्या बताओगे, चपटी एवं पतली कोशिकाएं पाई जाती हैं जी इसके अंदर। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा फिर अपने बात करें मुना, ये कहां कहां पाया जाता है। देखो तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, तो कहां कहां पाया जाता है, तो आप बोलोगे जी शरीर की जो बाहरी सतह होती है ना, आउटर सरफेस ऑफ बॉडी, यदि यहां पे बात करें तो आप क्या बताओगे, आउटर सरफेस ऑफ बॉडी। ठीक है ना, यानी शरीर की बाहरी सतह पर भाई, है ना, आउटर सरफेस ऑफ बॉडी भाई, शरीर की बाहरी सतह पे पाए जाते हैं जी। और कहा, देखो अपनी जो ब्लड वेसल्स होती है ना, रक्त नलिकाओं की दीवारों के ऊपर। ठीक है ना, यानी कहां पे, तो आप बोलोगे वॉल्स ऑफ बॉडी वेसल्स, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, सॉरी भाई, है ना, ब्लड वेसल्स यहां पे पाए जाते हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात करें तो आप बोलोगे जी फेफड़ों के अंदर कहां पे, वायु कोष जो होते हैं ना, जो अपने लंग्स होते हैं ना, लंग्स के अंदर क्या होते हैं, एयर सक्स, है ना, तो कहां पे पाए जाते हैं जी, एयर सक्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और कहां, तो गुहाओं के जो भी नाजुक आवरण आपको दिखाई देते हैं, यानी कैविटीज का जो भी कवरिंग होता है, जैसे आप बोलोगे जी, जैसे ओसोफेगस है भाई, है ना, यानी ग्रास नली, तो कहां पे जी, तो आप बोलोगे जी ओसोफेगस के अंदर, ओसोफेगस।
ठीक है। और लास्ट आप बात करें तो क्या, मुख गुहा यानी बकल कैविटी भाई, है ना, क्या बकल कैविटी, बकल कैविटी भाई, ठीक है। तो यहां पाए जाते हैं जी। देखो तो सबसे पहले यदि बात करें कहां कहां पाए जाते हैं वो इंपॉर्टेंट है मुना यहाँ पे। तो आप बोलोगे जी जैसे अपने सबसे पहले बात करें सल्की की, तो इसमें कोशिकाएं कैसी होती हैं, तो आप बोलोगे चपटी और पतली कोशिकाएं होती हैं, यानी फ्लैट क्या होती है, फ्लैट सेल होती है, कहने का मतलब भाई, ठीक है। अच्छा कहां कहां पाया जाता है जी, तो आप बोलोगे शरीर की बाहरी सतह पे पाया जाता है, यानी आउटर सरफेस ऑफ बॉडी में पाया जाता है। दूसरा यदि बात करें तो कहां पे, तो आप बोलोगे जी रक्त नलिकाओं की दीवारों के ऊपर, यानी वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स के ऊपर पाया जाता है जी। नेक्स्ट अपने बात करें तो फेफड़ों के अंदर जो वायुकोष होते हैं ना भाई, एयर सक्स, है ना, वहां पे पाए जाते हैं जी। और कहां पे, जहां पे भी आपको कैविटीज दिखाई देती है, देखो जितने भी अपने कैविटीज दिखाई देती हैं, यहाँ पे देखो थोरेसिक कैविटी है ना, वेंट्रल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी है, यहाँ पे ये जो कैविटी दिखाई दे रही है, गुहाएं जहां पे भी आपको दिखाई दे रही है, उनके कवरिंग में यही काम आता है जी, सॉरी इन्हीं की बनी होती है जी, किसकी, सरल उपकला ऊतक में, कौन से की, स्क्वैमस की जी, ठीक है। बात क्लियर है, तो अपने को ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। देखो और कहां पे, तो आप बोलोगे ग्रास नली यानी ओसोफेगस में, और कहां पे, तो आप बोलोगे मुख गुहा यानी बकल कैविटी में भाई, ठीक है। बात क्लियर है अभी सभी को, बात क्लियर है। तो कहां कहां पाए जाते हैं, पहले अपने बात कर ली किसकी, स्क्वैमस की जी, ठीक है। दूसरा देखते हैं जी अपना कौन सा है, तो आप बोलोगे कौन सा दूसरा, ये है जी अपना कौन सा, क्यूबोइडल यानी घनाकार भाई, ठीक है, घनाकार। तो देखो कहां कहां पाया जाता है, यही इंपॉर्टेंट है मुना, कहां कहां पाया जाता है, तो आप बोलोगे जी एक तो कहां पे पाया जाता है, लार ग्रंथियों में भी, कहां पे पाया जाता है, लार ग्रंथियों में पाया जाता है जी, यानी आप बोलोगे जी कहां पे, सलाइवेरी ग्लैंड्स के अंदर, कहां पे पाया जाता है, तो आप बोलोगे कहां पे, सलाइवेरी ग्लैंड्स के अंदर भाई, ठीक है। अच्छा दूसरा यदि बात करें मुना कहां पे पाया जाता है, तो गुर्दे की जो नलिकाएं होती हैं, है ना, गुर्दे की जो नलिकाएं होती है, यानी किडनी की जो सेल्स होती हैं, कहने का मतलब वहां पे यूरेथेरा मार्ग जो होता है, मूत्र मार्ग, है ना, वहां पे भी कौन सा पाया जाता है जी, ये क्यूबोइडल पाया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें मुना जनन और गोनेड के लिए जो उत्तरदायी होती है, यानी गैमेटिक सेल्स आप बोल सकते हो। देखो जो गैमेटिक सेल्स होती है, गैमेटिक सेल्स, ठीक है, जो जनन के लिए उत्तरदायी होती है वो कौन सी होती है भाई, गैमेटिक सेल्स होती है भाई, है ना। अच्छा और जो सोमेटिक सेल कौन सी होती है, तो आप बोलोगे जो बॉडी स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, कहने का मतलब, ठीक है। तो देखो गैमेटिक सेल्स यानी जनन या गोनेड के लिए जो उत्तरदायी होती है, जैसे बात करें तो क्या आपका वर्षण है और अंडाशय है, ठीक है ना, यानी टेस्टिकल और ओवेरी के अंदर भी कौन सी पाई जाती है, इन ग्रंथियों के निर्माण में भी कौन सा होता है जी, तो आप बोलोगे कौन सा, क्यूबोइडल, क्यूबोइडल, और कौन सा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, लेकिन उसमें भी कौन सा, संरचना के आधार पे, तो आप बोलोगे जी क्यूबोइडल यानी घनाकार, ठीक है। बात क्लियर है जी। अच्छा इसका काम क्या होता है जी, देखो ये या तो क्या करते हैं जी, सेक्रेशन करते हैं किसी चीज का, या फिर क्या करते हैं, अब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है ना, या तो किसी चीज का स्त्राव करते हैं, या फिर क्या करते हैं जी, अवशोषण करते हैं जी, ठीक है। बात क्लियर है जी सभी को। तो सिंपल सी बात आपको ध्यान रखना, घनाकार यदि बात करें कहां कहां पाया जाएगा भी, जहां पे भी स्त्राव और अब्जॉर्प्शन की बात हो, जैसे कहां कहां, लार ग्रंथियों में, गुर्दे की नलिकाओं में, और नेक्स्ट यदि बात करें तो गैमेटिक सेल्स जो भी होती हैं वहां पे भी, है ना, इन जगह पे पाए जाते हैं। देखो लार ग्रंथियों से अपने किसका सेक्रेशन होता है, तो आप बोलोगे जी सलाइवा का, यानी लार का होता है जी, ठीक है। गुर्दे से क्या होता है, तो आप बोलोगे पोटेशियम सोडियम वगैरह इनका क्या होता रहता है, अब्जॉर्प्शन होता रहता है। तो जहां पे भी सेक्रेशन और अब्जॉर्प्शन की बात हो, ऐसे ही मुना जो गैमेटिक सेल्स होती है वहां से क्या, तो आप बोलोगे स्पर्म वगैरह का क्या होता है, सेक्रेशन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जहां से भी सेक्रेशन की बात हो, अब्जॉर्प्शन की बात हो, तुरंत आपको क्या करना है जी, ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और उसमें भी कौन सा, क्यूबोइडल जी, घनाकार होता है, ठीक है। बात क्लियर है जी। आगे चले, अगला देखते हैं जी। नेक्स्ट अपना लास्ट इसमें कौन सा है एपिथेलियल टिश्यू में, देखो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में कौन सा है, तो आप बोलोगे जी कोलुमनार यानी खंभाकार। तो देखो एक तो ध्यान रखना मुना, इनकी जो सरफेस होती है ना भाई, सरफेस जो सतह होती है, उस सतह पे क्या पाए जाते हैं, माइक्रोविली, है ना, क्या पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे जी माइक्रोविली पाए जाते हैं, माइक्रोविली पाए जाते हैं। कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में ये क्वेश्चन कि किस किस सतह पे माइक्रोविली पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना मुना, जो कौन सा कोलुमनार होता है ना भाई, कोलुमनार सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, यानी कोलुमनार सरल उपकला ऊतक के अंदर भाई, ठीक है, वहां पे क्या पाए जाते हैं जी, माइक्रोविली पाए जाते हैं सतह के ऊपर। दूसरा कहां कहां पाया जाता है, तो एक तो आप बोलोगे जो गैस्ट्रिक लाइनिंग होती है, ठीक है ना, गैस्ट्रिक लाइनिंग और लेयर्स में भाई, ठीक है ना, यानी अमाशय, आपको ध्यान क्या रखना है, अमाशय की लाइनिंग और परत में भाई, अमाशय की लाइनिंग, लाइनिंग में और परत में भाई, ठीक है। कहां पाया जाता है जी, अमाशय की लाइनिंग में और परत में पाया जाता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है जी, कहां पे पाया जाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, यानी छोटी आंत में भाई, कहां पे पाया जाता है, तो आप बोलोगे जी छोटी आंत में पाया जाता है, ठीक है।
बात क्लियर है अभी? तो तीनों के तीनों अपने बात कर ली मुन्ना। स्क्वेमस कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्यूबोइडल यानी घनाकार कहाँ पाया जाएगा जी, और तीसरा अपने बात करें जो कोलुमनार यानी खंबे नुमा है वो कहाँ पाया जाता है। तो दोबारा से एपिथेलियल टिश्यू अपना कंप्लीट हो जाता है यहीं पे। दोबारा से मैं फिर बताता हूं आपको। देखो आप बोलोगे जी एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो एक ही चीज ध्यान रखनी है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता भाई, यानी अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता, यानी कोशिकाओं के बीच में स्थान बहुत ही कम होता है, न के बराबर होता है कहने का मतलब, ठीक है। अच्छा दूसरा यदि बात करें, फिर आपने बात करें तो जो उपकला उत्तक है उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया भाई, दो दो, ठीक है। कौन कौन सा, तो एक तो आप बोलोगे जी सिंपल यानी सरल उपकला उत्तक, और दूसरा कौन सा, कंपाउंड यानी संयोजी उपकला उत्तक भाई, ठीक है। अच्छा फिर अपने बात करें मुना क्या, दूसरा अपनी बात करें, देखो अब जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करें तो सिंपल जो होते हैं वो तो क्या सिंगल लेयर से बने होते हैं जी, और जो कंपाउंड होते हैं वो मल्टी लेयर से बने होते हैं। और मल्टी लेयर वाले में यानी कंपाउंड का एक एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, कहां पे पाया जाता है जी, स्किन के अंदर। देखो एक बार जब स्किन आपकी डैमेज हो जाती है तो दूसरी आ जाती है, फिर दोबारा आ जाती है, तो वो क्या होना, मल्टी लेयर है, क्योंकि वहां पे क्या पाया जाता है, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है भाई, ठीक है। बात क्लियर है सभी को? अच्छा फिर अपने बात करें जी सिंपल जो है यानी सरल उपकला उत्तक है उसको संरचना के आधार पर फिर से तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से, तो आप बोलोगे स्क्वेमस, ठीक है, यानी सल्की, और दूसरा अपने बात करें जी कौन सा, तो आप बोलोगे जी क्यूबोइडल यानी घनाकार, और तीसरा अपने बात करें कोलुमनार यानी खंबेनुमा जी। अब स्क्वेमस की बात करें वो कहां कहां पाया जाएगा जी, तो एक तो आप बोलोगे जी बॉडी के जो बाहरी सतह होती है वहां पे पाया जाता है, दूसरा अपने बात करें जी जो ब्लड वेसल्स होती है ना उनकी दीवारों पे पाया जाता है, तीसरा अपने बात करें जी एयर सक्स जो होती है यानी फेफड़ों के अंदर जो क्या होते हैं एयर सक्स वहां पे पाया जाता है, और फिर अपने बात करें देखो जहां पे भी कैविटी की बात हो, जैसे अपने बात करें बकल कैविटी यानी मुख गुहा और ओसोफेगस, आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। देखो चीजों को ध्यान रखने के लिए ऐसे कर सकते हो, आपको कैलमेंट्री एनल ध्यान है मुना, यानी भोजन की जो फूड पाइप होती है, फूड पाइप, वो भोजन कहां कहां से चलता है, डाइजेशन सिस्टम जब आप पढ़ोगे तो वहां पे अपने जब आप स्टार्टिंग में हो तो आपको शायद नहीं पता होगा, यानी जिस बच्चों ने डाइजेशन सिस्टम एक बार पढ़ा है थोड़ा बहुत भी तो उन्हें पता है जी फूड पाइप के बारे में। सबसे पहले भोजन कहां पे जाता है, बकल कैविटी यानी मुख गुहा में जाता है, उसके बाद ओसोफेगस यानी ग्रासनली में जाता है, फिर स्टोमक यानी अमाशय में जाता है जी, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में आगे चलता रहता है जी। तो अपने ऐसे ध्यान रख सकते हो, देखो फूड पाइप वाले जो स्टार्टिंग के दो पार्ट है यानी बकल कैविटी यानी मुख गुहा और ओसोफेगस, उनमें तो कौन सा पाया जाएगा जी, स्क्वेमस, ठीक है। अगले जो दो बच गए यानी कौन से, स्टोमक और छोटी आंत यानी अमाशय और छोटी आंत, वहां पे कौन सा पाएगा जी, तो लास्ट वाला यानी कोलुमनार पाया जाता है, ठीक है। तो फूड पाइप वाले तरीके से याद रख सकते हो इन चीजों को, ठीक है भाई। अच्छा घनाकार यदि बात करें तो जहां पे भी सेक्रेशन और ऑब्जॉर्प्शन की बात हो यानी स्त्राव और अवशोषण की बात हो वहां पे कौन सा पाएगा जी, घनाकार। जैसे अपने बात करें किडनी की सेल्स हैं भाई, वहां पे अवशोषण चलता रहता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स है वहां पे सेक्रेशन चलता रहता है लार का, और लास्ट यदि बात करें तो कौन सा, गैमेटिक सेल्स है जो जनन के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है ना, जैसे अंडाशय वगैरह है और क्या वर्षण वगैरह है, वहां पे भी कौन सा, तो आप बोलोगे वहां पे भी कौन सा पाया जाता है जी, घनाकार पाया जाता है, ठीक है। बात क्लियर है? और लास्ट ये मैंने आपको बता ही दिया खंबेनुमा कहां कहां, तो एक तो आप बोलोगे जी अमाशय की लाइनिंग और परत में, और दूसरा आप बोलोगे कहां पे, छोटी आंत में जी, ठीक है। क्लियर अभी? तो इसी के साथ अपना एपिथेलियल टिश्यू अपने क्या कर लिया जी, कंप्लीट कर लिया। आगे अपने दूसरे टिश्यू की बात करते हैं मुना, कौन सा है अपना एनिमल टिश्यू दूसरा, तो आप बोलोगे चार प्रकार के पढ़े थे ना भाई, तो दूसरा अपने बात करते हैं जी कौन सा, संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा होता है जी, कनेक्टिव टिश्यू। देखो यहां पे बात करें, देखो कनेक्टिव टिश्यू में अपने किस किस की बात करेंगे, तो आप बोलोगे जी एक तो कार्टिलेज की बात करेंगे यानी उपास्थि, ठीक है, उपास्थियां जो आपकी होती हैं वो क्या होती है मुना, कनेक्टिव टिश्यू होती है। दूसरा यदि बात करें एडिपोज टिश्यू भाई यानी वसा उत्तक, वसा उत्तक, ठीक है। तीसरा अपने बात करें मुना क्या, ब्लड यानी रक्त, ठीक है भाई। और चौथा यदि बात करें तो क्या, बोन्स यानी हड्डियां भाई। इन चारों की बात करते हैं जी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ये चारों के चारों क्या है भाई, कनेक्टिव टिश्यू है यानी जोड़ने का काम करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, जो आपस में जोड़ने का काम करते हैं ऑर्गन्स वगैरह को, ठीक है, वो क्या होते हैं जी, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं चार, तो आप बोलोगे जी कार्टिलेज यानी उपास्थियां, दूसरा एडिपोज टिश्यू यानी वसा उत्तक, तीसरा ब्लड यानी रक्त, और चौथा यदि बात करें बोन्स यानी हड्डियां, ठीक है। ये चारों अपने क्या है जी, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, देखो अब मैंने आपको बताया था कि देखो वहां पे मैंने क्या बताया था, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, उपकला उत्तक के अंदर क्या बताया था कि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। जबकि यहां बात करें ना मुना किसके अंदर, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, तो यहां पे भाई इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, बहुत ज्यादा पाया जाता है ना, यानी आप क्या बोलोगे, अंतर कोशिकीय स्थान ज्यादा होता है, ठीक है। क्या होता है भाई, अंतर कोशिकीय स्थान ज्यादा होता है, स्थान ज्यादा होता है, ठीक है। बात क्लियर है? वहां पे बिल्कुल कम होता है जी, यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा होता है,
ज्यादा होता है भाई, कोशिकाओं के बीच में स्थान ज्यादा मिलेगा आपको, गैप ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ध्यान रखना भाई, बॉडी के अंदर जितने भी जो अपने 4 प्रकार के टिश्यू पड़े, कौन कौन से, उपकला ऊतक, दूसरा मुना कौन सा, संयोजी ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक और चौथा कौन सा, तंत्रिका ऊतक। पहली स्लाइड में बात कर चुके हैं जी। इन सब में सबसे ज्यादा ऊतक कौन सा पाए जाते हैं बॉडी के अंदर, तो ध्यान रखना मुना कौन से पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू ही पाए जाते हैं, यानी संयोजी ऊतक जो हैं वो बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं जी, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं बॉडी में, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा कौन से पाए जाएंगे तो आप क्या बताओगे, संयोजी ऊतक पाए जाते हैं जी, ठीक है, बात क्लियर है। और संयोजी ऊतक में अपने किस किस की बात करेंगे, तो आप बोलोगे जी कार्टिलेज यानी उपास्थि, दूसरा क्या, वसा ऊतक यानी एडिपोज टिश्यू, तीसरा आप बोलोगे जी ब्लड यानी रक्त, और चौथा आप बोलोगे जी बोन्स यानी हड्डियों की बात करेंगे, ठीक है भाई, बात क्लियर है। चलो आगे चलते हैं मुना, नेक्स्ट अपने बात करते हैं जी यहाँ पे, ये देखो अब अपने सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, कार्टिलेज यानी उपास्थियों की बात करते हैं भाई, किसकी बात करते हैं, उपास्थियों की बात करते हैं, देखो ठीक है, कार्टिलेज की बात करते हैं। सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज क्या है, तो आप बोलोगे जी ये जो कार्टिलेज होती है ना, ये क्या होती है, सॉलिड होती है और पेलिएबल होती है, यानी ठोस और लचीली होती है, क्या होती है भाई, तो आप बोलोगे जी ठोस और लचीली, ठीक है, ठोस और लचीली। और आप बोलोगे देखो बोन्स के बीच में और कार्टिलेज के बीच में, यानी हड्डियां और उपास्थियों के बीच में यही डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि हड्डियां जो होती है ना मुना, वो तो क्या होती हैं, बिल्कुल क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं जी, ठीक है ना। लेकिन ये जो कार्टिलेज होती है यानी उपास्थियां होती हैं, ये ठोस होने के साथ क्या होती हैं, पेलिएबल होती है यानी लचीली भी होती हैं। जैसे अपना जो मुना कान का जो बारी ये है ना, ये जो आवरण आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो इसको आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हैं ना भाई, क्योंकि ये क्या होती है, पेलिएबल होती है, यहाँ पे कार्टिलेज पाई जाती है जी, क्या पाई जाती है, कार्टिलेज पाई जाती है, यानी क्या पाई जाती है, उपास्थ्य पाई जाती है। यदि यहाँ पे बोन्स होती तो आप इसको इस तरीके से नहीं कर सकते जी, तो ये ठोस होने के साथ साथ क्या लचीली भी है ना, तो ये क्या है जी, कार्टिलेज है यानी उपास्थियां, ठीक है। तो मेन डिफरेंस ध्यान रखना भी, कार्टिलेज और बोन्स के बीच में क्या बताओगे आप, वो सॉलिड होती हैं जी, बिल्कुल पेलिएबल नहीं होती है, ये क्या होती है, साथ साथ पेलिएबल होती है यानी लचीली भी होती है ठोस के साथ साथ, ठीक है। चलो और अच्छे से बात करेंगे अपने इसमें। अच्छा मुना, दूसरा आपसे पूछे कि इनके अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी ये किस आप बोलोगे जी ये सारे क्या हैं, टिश्यूज हैं, तो किसी न किसी कोशिका से मिलकर बने जी, कोशिकाओं का समूह तो क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है जी। तो ये किस कोशिकाओं से मिलकर बना होता है अभी, तो आप बोलोगे जी किस कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कॉन्ड्रोसाइट्स। कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है भाई, कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स, ये लो जी, ठीक है, ये कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जी, कौन से, जो आपके कनेक्टिव टिश्यू यानी कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज, ठीक है। अच्छा, फिर अपने बात करें मुना ये किसका स्त्राव करते हैं, तो आप बोलोगे जी मैट्रिक्स का, किसका स्त्राव करते हैं, मैट्रिक्स का स्त्राव करते रहते हैं, यानी मैट्रिक्स का सेक्रेशन करते हैं भाई, लगातार किसका सेक्रेशन करते हैं, मैट्रिक्स का। देखो अपने जो कार्टिलेज होते हैं ना वो जोड़ों के अंदर भी पाए जाते हैं भाई, जो आपके जॉइंट्स होते हैं बॉडी के अंदर, जहां पे भी जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसे पैरों के अंदर होते हैं मुना, ये जो जॉइंट्स होते हैं ना, यहाँ पे कार्टिलेज होते हैं और यहाँ पे ये लगातार किसका सेक्रेशन करते हैं, मैट्रिक्स का, यानी मैट्रिक्स का स्त्राव करते हैं भाई, ठीक है। फिर अपने बात करें मुना, जैसे जैसे अपने अडल्ट होते जाते हैं ना, अडल्ट होते जाते हैं, वैसे वैसे बहुत सारी जो उपास्थियां होती है यानी कार्टिलेज होती हैं, उनको हड्डियों द्वारा क्या कर दिया जाता है जी, रिप्लेस, यानी वो किस में बदल जाती हैं, हड्डियों में बदल जाती है, कहने का मतलब, ठीक है। यानी आप बोलोगे जी जो कार्टिलेज होती हैं, जो उपास्थि होती हैं, उनको अडल्ट होने पे उपास्थि को किसके द्वारा रिप्लेस किया जाता है, तो आप बोलोगे रिप्लेस कर देती हैं कौन, बोन्स, यानी हड्डियां रिप्लेस कर देती हैं भाई अडल्ट टाइम में, ठीक है। अडल्ट टाइम में क्या होता है, बहुत सारी जो उपास्थियां होती हैं उनको किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, तो हड्डियों के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। बात क्लियर अभी सभी को। चलो और बात करते हैं जी उपास्थियों के बारे में। तो आप बोलोगे देखो ये जो होती है ना भाई उपास्थियां, ये जो कार्टिलेज जो होती हैं, इनमें न तो मुना क्या पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, यानी न तो रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं भाई, रक्त वाहिकाएं भी नहीं पाई जाती। और दूसरा अपने बात करें मुना क्या, इनके अंदर न ही क्या पाई जाती हैं जी, नर्व्स पाई जाती है, यानी नसें भी नहीं पाई जाती भाई, ठीक है। तो इनके अंदर ना तो क्या पाई जाती हैं जी, रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं और न ही नसें पाई जाती हैं कार्टिलेज के अंदर, ध्यान रखना आपको, ठीक है। अच्छा, अपना भोजन कौन सी विधि से बनाते हैं, तो आप बोलोगे जी डिफ्यूजन मेथड से, यानी विसरण विधि से अपना भोजन बनाती हैं जी। किस विधि से बनाती हैं, तो आप क्या बताओगे, विसरण विधि से अपना भोजन बनाती हैं जी, ठीक है। बात क्लियर है जी सभी को। चलो आगे अपने बात करें मुन्ना, देखो ये कहां कहां पाई जाती है, आप ध्यान रख सकते हो। देखो एक तो आप बोलोगे जी नाक की नोक के ऊपर, जो आपकी नाक की नोक है वहां पे पाई जाती हैं जी, ठीक है, यानी टिप ऑफ नोज। दूसरा अपने बात करें मुन्ना बाहरी कान पे, आउटर ईयर जो होते हैं बाहरी कान पे भी, ठीक है। और तीसरा अपने बात करें मुन्ना शरीर के जो जॉइंट्स होते हैं, शरीर के जो जोड़ होते हैं, शरीर के जो जोड़ होते हैं, शरीर के जॉइंट्स भाई, ठीक है, शरीर के जोड़ में पाई जाती है जी, शरीर के जोड़ में,
के जोड़ में भाई, ठीक है। यानी जो जॉइंट्स हो गए बॉडी के वहां पे पाए जाते हैं जी। तो कहां कहां पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे नाक की नोक पे, टिप ऑफ नोज। दूसरा आप बोलोगे जी आउटर कान, आउटर ईयर यानी बाहरी कान में, ठीक है। तीसरा अपने बात करें शरीर के जो जॉइंट्स होते हैं वहां पे भी क्या पाए जाते हैं जी, कार्टिलेज पाए जाते हैं, ठीक है। बात क्लियर है अभी सभी को। चलो आगे बात करते हैं मुना। अच्छा, अब ये जो कार्टिलेज होती है ना भाई, ये जो आपकी उपास्थियां होती हैं, ये धीरे धीरे क्या होती रहती हैं, क्षतिग्रस्त होती रहती हैं। और उन्हीं वजह से क्या होता है, जोड़ों के अंदर दर्द होता रहता है जी। जोड़ों के अंदर क्या होता है, दर्द। तो जोड़ों में दर्द का जो सबसे आम कारण है वो क्या है, आपकी जो कार्टिलेज हैं, जो उपास्थियां हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती है। यानी क्या हो जाती है भाई, आप बोलोगे क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। और इसी वजह से क्या होता है, जोड़ों में दर्द रहता है जी। और इसी रोग को अपने क्या कहते हैं, ओस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, ओस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। इसी रोग को अपने क्या कहते हैं, ओस्टियो आर्थराइटिस भी कहते हैं भाई। बात क्लियर है सभी को, क्लियर है भाई। एक बार दोबारा देख लो इस चीज को। हाँ जी, ठीक है, क्लियर ये चीजें सभी को, कहां कहां पाई जाती हैं जी, और कौन सा रोग वगैरह होता है ना। तो इनके क्षतिग्रस्त होने से कौन सा रोग भाई, जोड़ों में दर्द रहता है, जिसे क्या कहते हैं, ओस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं भाई। बात क्लियर है ना। चलो, तो अपने क्या कार्टिलेज की बात की मुना, कार्टिलेज की अपने बात की कि कहां कहां पाए जाते हैं, क्या क्या होता है जी। एक बार दोबारा से मैं आपको बता दूं। देखो, सबसे पहले यदि बात करें कार्टिलेज की, तो ये क्या होती है, तो आप बोलोगे ठोस और लचीली होती है जी। अच्छा, किन कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, तो आप बोलोगे कॉन्ड्रोसाइट्स। किसका सेक्रेशन करती है, किसका स्त्राव करती है, तो आप बोलोगे जी मैट्रिक्स, ठीक है। और एडल्ट टाइम पे मैक्सिमम जो उपास्थियां हैं उसको किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है अभी, तो आप बोलोगे हड्डियों के द्वारा जी। नेक्स्ट अपने बात करें मुन्ना, इनके अंदर क्या तो क्या नहीं होती भाई, ना तो ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी न तो रक्त वाहिकाएं होती हैं, और न ही आप बोलोगे जी क्या होती हैं, देखो, न तो रक्त वाहिकाएं होती हैं और न ही क्या होती हैं जी, तो आप बोलोगे न ही नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, ठीक है। बात क्लियर है अभी सभी को। चलो, अच्छा, फिर अपने बात करें जी कौन से विधि से भोजन करती है, विसरण यानी डिफ्यूजन मेथड से जी, ठीक है। कहां कहां पाई जाती हैं, तो आप बोलोगे टिप ऑफ नोज यानी नाक की नोक पे, बाहरी कान में, और शरीर के जोड़ों में भाई, ठीक है ना। देखो, जॉइंट्स ऑफ द बॉडी के अंदर। फिर अपने बात करें मुन्ना, ये जो कार्टिलेज होती है यानी उपास्थियां होती हैं, धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होती हैं, जिससे जोड़ों में क्या रहता है जी, दर्द रहता है। और इसी को अपने क्या कहते हैं, ओस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे जी ओस्टियो, ओस्टियो आर्थराइट, आर्थराइट कहते हैं भाई। इसी को क्या कहते हैं, ओस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं भाई, ठीक है। जोड़ों में जो दर्द रहता है उसी को, ठीक है। क्यों होता है, तो कार्टिलेज के क्षतिग्रस्त होने से भाई, धीरे धीरे, ठीक है। तो अपना पहला अपना देख लिया जी कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा, तो आप बोलोगे कार्टिलेज यानी उपास्थि देख लीजिए। दूसरा बात करते हैं जी कौन सा है, एडिपोज टिश्यू यानी वसा ऊतक। देखो मुन्ना, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जब एक्सेसिव मात्रा में आप फूड वगैरह लेते हो ना, फूड वगैरह लेते हो, तो आपके बॉडी के अंदर फैट वगैरह ज्यादा चला जाता है, और ज्यादा फैट होता है उसको स्टोर हो जाता है। वो ज्यादा फैट कहां पे होता है, एडिपोज टिश्यू के अंदर। कहां पे पाए जाते हैं ये एडिपोज टिश्यू, तो आप बोलोगे जी जो अपनी स्किन होती है ना, स्किन उसके नीचे, उसके नीचे होते हैं जी, गांठ से पाए जाते हैं। और दूसरा लीवर में भी पाए जाते हैं कुछ, ठीक है। तो कहां पे, तो आप बोलोगे स्किन के नीचे और लीवर में पाए जाते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना जी। देखो, ये क्या होते हैं, तो आप बोलोगे लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, यानी ढीले संयोजी ऊतक होते हैं, जो क्या काम कर, जो कहां पाए जाते हैं भाई, त्वचा के नीचे, यानी त्वचा के नीचे पाए जाते हैं जी। और दूसरा यदि बात करें कहां पे पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे लीवर में पाए जाते हैं, लीवर में पाए जाते हैं जी। काम क्या करते हैं, तो आप बोलोगे जो वसा होता है ना, जो आपका फैट होता है, उसका क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं जी, उसका स्टोरेज करते हैं, ठीक है। बात क्लियर है भाई। दो बातें ध्यान रखनी बस यहाँ पे, कहां पाए जाते हैं, तो त्वचा के नीचे और लीवर में पाए जाते हैं। काम क्या करते हैं, तो आप बोलोगे जी वसा का संग्रहण करते हैं, यानी जो आपका फैट है उसका क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं जी, ठीक है। देखो, वही बात यहाँ पे बताई कि जी लीवर के अंदर भी पाया जाता है ये, यानी यकृत में भी पाया जाता है। और क्या होता है जी, तो आप बोलोगे देखो, एक्सेसिव न्यूट्रिशन जब आप करते हो, ज्यादा पोषण यदि आप करते हो, तो वहां से क्या होती है, अपनी बॉडी के अंदर ज्यादा फैट आती है जी, और वो फिर क्या एडिपोज टिश्यू में क्या हो जाती है, स्टोरेज हो जाती है, ठीक है। बात क्लियर है सभी को। चलो, तो ये मुना एडिपोज टिश्यू की बात भी अपने कर लीजिए। तीसरा है अपना कौन सा, ब्लड। ब्लड की बात कर रहे हैं जी। देखो, ब्लड अपने बात करें तो सिंपल सी, देखो वैसे तो अपना कंप्लीट टॉपिक होता है मुना ब्लड का, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, वहां पे 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे इसको। हार्ट के बारे में अलग से पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में अलग से, ब्लड वेसल्स के बारे में अलग से, ठीक है ना। लेकिन एक बार आपको बस यहाँ पे पता होना चाहिए कि ब्लड क्या है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है भाई, संयोजी ऊतक है, ठीक है। और किस अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे ब्लड क्या है, एक प्रकार का द्रव संयोजी ऊतक है जी। क्या है,
द्रव संयोजी ऊतक, ठीक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है कहने का मतलब, ठीक है, ब्लड आपका क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भाई, द्रव संयोजी ऊतक है। दूसरा किस किस से मिलकर बना होता है जी, तो आप बोलोगे जी प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स का बना होता है, ठीक है, किस किस का बना होता है, तो सभी को पता है जी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है ना, ब्लड प्लेटलेट्स, और नेक्स्ट यदि बात करें तो क्या, प्लाज्मा, प्लाज्मा, इन सब से मिलकर बना होता है जी, प्लाज्मा का बना होता है ब्लड जो है भाई, है ना, देखो बना होता है जी। अब ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में और अच्छे से बात करेंगे, इसकी कंप्लीटली वहां पे स्टडी करेंगे, यहाँ पे बस आपको पता होना चाहिए जी ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। फिर अपने बात करें जी काम क्या होता है इसका, काम आप सबको पता है जी क्या करता है, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और साथ में बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज वगैरह होती है उसका क्या करता है जी, ट्रांसपोर्टेशन करता है भाई, क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी उसका परिवहन करता है भाई, इन सब का क्या करेगा, परिवहन भाई, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने का काम कौन करता है, तो आप बोलोगे जी ब्लड करता है, ठीक है। तो काम क्या हो गया, तो आप बोलोगे क्या, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज आदि का क्या करता है, परिवहन करता है। अच्छी बात क्लियर है ब्लड के बारे में। और ब्लड का फॉर्मेशन कहां पे होता है, तो आप बोलोगे जी कहां पे होता है, अस्थि मज्जा में। कहां पे होता है, अस्थि मज्जा, जो बोन मैरो होती है आपकी, वहां पे इसका फॉर्मेशन होता है जी ब्लड का, ठीक है। यानी ब्लड का निर्माण कहां पे होता है, तो आप कहां बताओगे जी, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो के अंदर। तो मुना कंप्लीट स्टडी तो अपने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में ही करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी बात मैंने आपको बताई कि क्या है, एक प्रकार का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जी, और किस किस से बना होता है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा का बना होता है। काम क्या होता है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज वगैरह का परिवहन करता है जी। इसका फॉर्मेशन कहां पे होता है, तो आप बोलोगे जी कहां पे होता है, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है, ठीक है। क्लियर है जी सभी को। नेक्स्ट अपने बात करें जी बोन्स यानी हड्डियां, ठीक है, हड्डियां। तो हड्डियां भी एक प्रकार के क्या भाई, कनेक्टिव टिश्यू में संयोजी ऊतक हैं। और कैसे हैं, तो आप बोलोगे रिजिड, रिजिड यानी कठोर होते हैं भाई, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, कठोर संयोजी ऊतक हैं भाई। ये क्या है, हड्डियां यदि बात करें तो क्या है, कठोर संयोजी ऊतक हैं जी, ठीक है, कठोर संयोजी ऊतक है। फिर अपने बात करें मुना, इनके अंदर पेलिएबिलिटी नहीं होती या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाई जाती भाई, ठीक है ना। यानी आप बोलोगे जी लचीलापन नहीं होता है। जबकि कार्टिलेज की बात करें, कार्टिलेज की बात करें तो वहां पे लचीलापन पाया जाता है जी, है ना। कठोर होने के साथ साथ क्या होती थी वो, लचीली। जबकि हड्डियां लचीलापन नहीं पाया जाता इनके अंदर, ठीक है। फिर अपने बात करें मुना, काम क्या करती हैं, तो जो भी आपके क्या होते हैं, कोमल ऊतक होते हैं, ठीक है ना, कोमल ऊतक या अंग होते हैं, उनको क्या करती है, सहयोग और सुरक्षा का काम करती है जी, ठीक है। तो काम क्या, तो आप बोलोगे जी कोमल ऊतक और अंगों को क्या करती है जी, अंगों को सहयोग और सुरक्षा देती है, को सहयोग और सुरक्षा देती है जी, ठीक है। ये काम कौन करते हैं, हड्डियां करती हैं, सहयोग और सुरक्षा देती हैं जी, आपकी बोन्स करते हैं भाई, ठीक है। फिर अपने बात करें मुना, इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, तो एक तो आप बोलोगे जी कैल्शियम के लवण पाए जाते हैं। क्या बोलोगे, कैल्शियम के लवण, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह पाए जाते हैं ना भाई हड्डियों में, कैल्शियम के लवण पाए जाते हैं जी। और दूसरा आप बात करोगे जी प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, तो कोलेजन नाम करके प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है भाई, कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है जी, ठीक है। देखो अपने हड्डियों की बात करें तो सिंपल सी बातें यहां पे करेंगे। वैसे अपना इसका कंप्लीट चैप्टर होता है स्केलेटन सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, वहां पे अपने पूरा डीप स्टडी करेंगे हड्डियों के बारे में, मांसपेशियों के बारे में, सबके बारे में। यहाँ पे एक बार आपको है ना एनिमल टिश्यूज में बता रहा हूं, तो ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी बातें यहाँ पे बता रहा हूं आपको इनके बारे में, ठीक है। तो देखो ये क्या होते हैं भी, एक प्रकार के कठोर संयोजी ऊतक होते हैं यानी रिजिड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं कहने का मतलब। और इनके अंदर क्या नहीं पाया जाता, लचीलापन नहीं होता जी, ठीक है। काम क्या करते हैं, तो जो भी आपके कोमल ऊतक और अंग होते हैं उनको सहयोग और सुरक्षा देते हैं जी। इनके अंदर क्या पाया जाता है, तो आप बोलोगे जी कैल्शियम के लवण पाया जाता है और कोलेजन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है जी, ठीक है। बात क्लियर है अभी, चलो। अच्छा मुना, जैसे वहां पे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, किसके अंदर, कार्टिलेज के अंदर यानी उपास्थियों में आपको बताया था कि कोशिका कौन सी होती है, यानी कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो मैंने कॉन्ड्रोसाइट्स बताया था। ऐसे ही मुना यहाँ पे ध्यान रखना है, जो आपकी बोन्स होती है ना भाई हड्डियां, उनके अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं भाई, उन कोशिकाओं का नाम क्या होता है, तो आप बोलोगे जी ओस्टियो। ये ओक्टियो नहीं भाई, थोड़ा सा ये ठीक कर लेना, ओस्टियो है ये, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, या फिर आप बोलोगे इसे क्या, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट भाई, ठीक है। तो कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है मुना, तो आप क्या बोलोगे, ओस्टियोक्लास्ट या ओस्टियोसाइट कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है जी। और ब्लड का फॉर्मेशन मैंने आपको बता ही दिया, कहां पे होता है जी, अस्थि मज्जा में।
इनका नहीं होता भाई, ब्लड का होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ब्लड का फॉर्मेशन पीछे अपने बात कर ही चुके हैं जी। तो ये बात रही जी अपने बोन्स की यानी हड्डियों की, ठीक है। तो मुन्ना कनेक्टिव टिश्यू में अपने चारों पढ़ लिए, किसके बारे में, कार्टिलेज के बारे में, दूसरा अपने किसके बारे में पढ़ा, उपास्थियों के बारे में, दूसरा अपना किसके बारे में, तो आप बोलोगे एडिपोज टिश्यू यानी वसा ऊतक, तीसरा अपना मुन्ना क्या, आप बोलोगे ब्लड के बारे में थोड़ा सा देख लिया जी, वो क्या है, एक प्रकार का द्रव संयोजी ऊतक है, और चौथा बोन्स यानी हड्डियां, ये क्या है, कठोर संयोजी ऊतक है। तो आज के बाद यदि आपसे पूछे हड्डी ब्लड ये सब क्या है, टिश्यूज हैं भाई, ऊतक है, ठीक है ना, ऑर्गन नहीं है ये, टिश्यूज हैं कहने का मतलब, ठीक है, बात क्लियर है जी। चलो अच्छा जी, अब अगली बात करते हैं जी। देखो यहां से अपने क्वेश्चन आते हैं जी। देखो डेंसिटी के आधार पे यानी सघनता के आधार पे ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इनको फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया मुन्ना। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, दो। एक तो मुन्ना कौन से हो गए, तो आप बोलोगे लूज, और दूसरे कौन से हो गए, तो आप बोलोगे डेंस, ठीक है। सघनता के आधार पे यानी कितने क्लोज होते हैं जी, उसके आधार पे अपने कितने टाइप के, दो टाइप में डिवाइड कर दिए जी, है ना। एक तो कौन से हो गए जी लूज यानी इनके बीच में कोशिकाएं जो होती है वो बहुत ज्यादा दूर दूर होती हैं जी, और दूसरे कौन से होते हैं डेंस, थोड़ी सी नजदीक पाई जाती है कहने का मतलब, ठीक है। तो डेंसिटी के आधार पे कितने टाइप के, दो। कौन कौन से, तो आप बोलोगे लूज और डेंस, ठीक है। यानी क्या आप बोलोगे जी, एक तो कौन से हो गए ढीले और दूसरे गहरे, घने गहरे होते हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज। चलो अब बात करते हैं जी लूज में कौन कौन से आते हैं। देखो तो लूज का आप बोलोगे जी लूज में कौन सा आता है, तो आप बोलोगे जी एरियोलर। कौन सा आता है, एरियोलर। एरियोलर जो है वो लूज में आता है जी, ठीक है। जबकि डेंस में बात करें तो आप बोलोगे जी क्या क्या आते हैं, तो आप बोलोगे लिगामेंट, आपके लिगामेंट और टेंडन, टेंडन भाई, ठीक है। ये किस में आते हैं जी, डेंस में आते हैं, ठीक है। आपने नाम सुने होंगे, देखो एरियोलर, लिगामेंट और टेंडन, ठीक है, तीन होते हैं। देखो तो एरियोलर तो मना किस में आते हैं, लूज में, और जो लिगामेंट और टेंडन है वो किस में आते हैं, तो आप बोलोगे जी डेंस में आते हैं, ठीक है। बात क्लियर है। अब ये कहां कहां होते हैं जी, क्या क्या काम करते हैं, वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो पहले अपने बात करें मुन्ना किसके बारे में, एरियोलर। देखो किसके बारे में बात करें, एरियोलर के बारे में बात करें जी। देखो एरियोलर यदि बात करें कहां पाया जाता है, तो आप बोलोगे लीवर, है ना, स्प्लीन यानी प्लीहा और चमड़ी के नीचे बहुत सारे अंगों में पाया जाता है जी, ठीक है। कहां पे, तो लीवर और प्लीहा, है ना, प्लीहा यकृत भाई, है ना, सॉरी स्प्लीन और चमड़ी के नीचे बहुत सारे अंगों में ये पाया जाता है कहने का मतलब एरियोलर जो होता है। जैसे गैल ब्लेडर हो गया आपका, है ना, अपेंडिक्स हो गया, कोलोन हो गया, स्प्लीन हो गया, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, है ना। तो इन सभी के अंदर क्या होता है जी, पाया जाता है ये, ठीक है। अच्छा काम क्या करता है मुना, तो आप बोलोगे जी ये क्या करता है, कोमल अंगों को सुरक्षा करता है और उन्हें घेरे रहता है भाई, ठीक है। उनके चारों ओर क्या, उनको घेर के रखता है और उन्हें क्या करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है, कौन, एरियोलर जी, ठीक है। अच्छा फिर दूसरा बात करें जी, देखो इनके अंदर मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं भाई। कोशिका कौन सी पाई जाती है, तो आप बोलोगे जी मास्ट कोशिका पाई जाती है, ठीक है। और ये जो कोशिका है ना ये क्या करती है, एक चीज का सेक्रेशन करती है जी, क्या, किसका, तो आप बोलोगे हिस्टामीन का स्त्राव करती है। किसका स्त्राव करती है भाई, हिस्टामीन, हिस्टामीन का स्त्राव करती है जी। हिस्टोन नहीं है भाई, हिस्टोन एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है, ये हिस्टामीन का स्त्राव करती है। और हिस्टामीन का संबंध किससे है, तो आप बोलोगे जी इस हिस्टामीन का संबंध है किससे, एलर्जी से। किससे संबंध है भाई, एलर्जी से, यानी एलर्जी वगैरह का रीजन होता है जी, एलर्जी से होता है जी, ठीक है। बात क्लियर है सभी को, बात क्लियर है। एरियोलर यदि बात करें दोबारा देख लो एक बार, कहां पे पाया जाएगा जी, लीवर हो गया, प्लीहा हो गया, या फिर चमड़ी के नीचे जितने भी होते हैं ऑर्गन्स वहां पे पाए जाते हैं जी। काम क्या करते हैं, तो सुरक्षा प्रदान करते हैं उनके चारों ओर घेरे रख के, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या पाई जाती है मुना, ये इंपॉर्टेंट है, मास्ट सेल पाई जाती है जो किसका सेक्रेशन करती है, किसका स्त्राव करती है भाई, हिस्टामीन का स्त्राव करती है। और हिस्टामीन का संबंध किससे है, तो आप बोलोगे जी एलर्जी से है, ठीक है जी। बात क्लियर है सभी को, आगे बढ़े जी अपने, ठीक है। देखो अब बात करें जी लिगामेंट और टेंडन के, लिगामेंट और टेंडन की भाई, ठीक है। तो देखो लिगामेंट यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसे भाई, स्नायु बंध, स्नायु बंधन, क्या बोलते हैं इसे, स्नायु बंधन, स्नायु बंधन भाई, बंधन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो भाई ये क्या काम करते हैं लिगामेंट, तो आप बोलोगे ये हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं जी। क्या करते हैं, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम, हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं जी, ठीक है। ये काम कौन करते हैं, तो आप बोलोगे जी ये करते हैं लिगामेंट। जबकि टेंडन जिसे क्या करते हैं भाई, कंडरा भी कह देते हैं, टेंडन या कंडरा, है ना, टेंडन या कंडरा यदि बात करें तो वो क्या करते हैं, तो आप बोलोगे जी हड्डी को मांसपेशी से कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं, मांसपेशी से जोड़ते हैं भाई। यानी हड्डी और मांसपेशियों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, मांसपेशी से जोड़ता है, ठीक है। ये काम कौन करता है, तो आप बोलोगे ये करता है जी टेंडन, टेंडन या कंडरा करता है जी, ठीक है। बात क्लियर है अभी, चलो। और लास्ट यदि बात करें जो मांसपेशियां होती है उसको मांसपेशियों से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, तो आप बोलोगे वो करता है फेरिया या प्रावरणी भाई। कौन करता है, तो आप बोलोगे जी फेरिया या प्रावरणी, प्रावरणी भाई,
ठीक है, यानी देखो तीन चीजें हो गई अब अपने पास। हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम तो आप बोलोगे जी लिगामेंट करते हैं, हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने का काम तो आप बोलोगे जी टेंडन करता है, और मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम तो आप बोलोगे जी फेरिया या प्रावरणी करता है। ठीक है, बात क्लियर है सभी को। तो अपने डेंसिटी के आधार पे दो टाइप के पढ़ लिए जी, कौन कौन से, तो आप बोलोगे एक तो कौन सा हो गया लूज और दूसरा डेंस। लूज में कौन सा, आप बोलोगे जी एरियोलर, और डेंस में यदि बात करें तो लिगामेंट और टेंडन हो गया जी। और एरियोलर की आपको बता दिया जी कहां कहां पाया जाता है, स्प्लीन वगैरह ये पूछता भी नहीं कहां पाया जाता है जी एरियोलर, बस आपको ध्यान रखना है एरियोलर में कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, मांस कोशिका पाई जाती हैं जी, और वो किसका स्राव करती है, हिस्टामिन का, जिसका संबंध किससे, एलर्जी से भाई। ठीक है, और दूसरा यदि बात करें डेंस में कौन कौन से, तो लिगामेंट और टेंडन हो गए। लिगामेंट किसको किससे जोड़ता है भाई, तो आप बोलोगे हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, जबकि टेंडन किसको, तो आप बोलोगे हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है जी। और मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम कौन करता है, तो आप बोलोगे जी फेरिया या प्रावरणी करता है। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक। चलो तो दूसरा अपने सल्टा लिया जी कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू। पहला आपने देख लिया जी कौन सा, एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला उत्तक। दूसरा आपने देख लिया जी कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी उत्तक। उसके चारों पार्ट देख लिए जी, डेंसिटी के आधार पे दो प्रकार का होता है, वो भी सारी बातें कर लीजिए। अब मुना लास्ट दो बचे अपने, कौन कौन से, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। देखो जो तंत्रिका उत्तक है उसका भी एक कंप्लीट चैप्टर है अपना, ठीक है, कंप्लीट चैप्टर है। न्यूरॉन सिस्टम की जब बात करेंगे ब्रेन वगैरह की तो वहां पे कंप्लीटली करेंगे, बस यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बातें आपको पता होनी चाहिए, वो थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं जी। ठीक है, तो अगला बात करते हैं जी पेशी उत्तक। देखो पेशी उत्तक, मस्कुलर टिश्यूज भाई। ठीक है, देखो अब जो आपके मांसपेशियां होती है ना भाई, मांसपेशियां, वो पेशीय जो उत्तक होते हैं वो ऐसी कोशिका से बना होता है जिसमें छोटा या सिकुड़ने की क्षमता पाई जाती है। यानी जो आपकी मांसपेशियां होती है ना वो क्या हो सकती हैं जी, छोटी हो सकती हैं, सिकुड़ सकती हैं, उसी वजह से अपने क्या कर सकते हैं, भाग सकते हैं भाई, है ना, इस तरीके से खाना खा सकते हैं, ये मांसपेशियों के कारण ही तो होता है। तो ये जो मांसपेशियां होती हैं उनमें कैसी कोशिका पाई जाती है, ऐसी सेल पाई जाती है जो आपको क्या कर सकती है, छोटा हो सकती है या जिनके अंदर सिकुड़ने की क्षमता होती है जी। ठीक है, अच्छा इसका जो लाल रंग होता है ये ध्यान रखना भाई, ये लाल रंग जो होता है ना, ये पूछ लेते हैं कई बार, ये किसके कारण होता है, तो आप बोलोगे जी ये मायोग्लोबिन, म्योरोग्लोबिन है ना, ये गलत लिख रखा है थोड़ा सा, मायोग्लोबिन किसके कारण, तो आप बोलोगे जी मायोग्लोबिन के कारण, मायोग्लोबिन वर्णक के कारण भाई। ठीक है, आपसे ये पूछा जाता है कि मांसपेशियों का लाल रंग किसके कारण होता है, तो क्या बताओगे, मायोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है भाई। ठीक है, और ऐसी सेल्स से बनी होती हैं जी जिनके अंदर सिकुड़ने की क्षमता भी होती है और छोटा या बड़े होने की क्षमता भी होती है। ठीक है, बात क्लियर है सभी को। चलो अच्छा, अब अपने जो है ना पेशी उत्तक, उसको भी अपने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया जी, तीन अलग अलग सेल्स के हिसाब से तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया जी। पहला यदि बात करें मुना कौन सी, तो आप बोलोगे स्केलेटल यानी कंकाल। दूसरा कौन सा, तो आप बोलोगे स्मूथ यानी चिकनी। और तीसरा यदि बात करें कार्डियक यानी हड्डी। ठीक है, देखो तीन प्रकार की है ना कोशिकाओं के आधार पे, क्या तो आप बोलोगे स्केलेटल यानी कंकाल, दूसरा अपने बात करें मुना स्मूथ यानी चिकनी, और तीसरा यदि बात करें तो कार्डियक यानी हड्डी भाई। ठीक है, अच्छा इसकी आकृति कैसी होती है, तो आप बोलोगे जैसे हड्डी जैसी होती है, उड़नुमा आकृति भाई। यदि आपसे आकार आकृति पूछ ले तो कैसी होती है, हड्डी जैसी, हड्डी जैसी होती है। और कैसी होती है, उड़नुमा ना, उड़नुमा यानी ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई उड़ रहा है, उड़नुमा आकृति होती है कहने का मतलब। ठीक है, उड़नुमा आकृति होती है भाई किसकी, तो आप बोलोगे स्केलेटल की भाई, स्केलेटल में जो कोशिकाएं होती हैं उनकी। ठीक है, अच्छा दूसरा यदि बात करें यहां पे आकृति कैसी होती है, तो आंख के आकार की होती है आकृति। यदि यहां पे बात करें तो कैसी होती है, आंख, आंख के जैसी होती है जी, आंख के जैसी होती है। ठीक है, बात क्लियर है भाई। चलो अच्छा, फिर अपने बात करें मुना, देखो यहां पे क्या होता है, देखो ये हमेशा क्या होते हैं, जो आपके स्केलेटल वाले होते हैं ना, ये हमेशा मांसपेशियां होती हैं, ये किससे, हड्डियों से जुड़ी रहती हैं भाई, किससे जुड़ी रहती हैं, हड्डियों से। ठीक है, और शरीर को क्या करती हैं, गति वगैरह करने में सहायता करती हैं। ठीक है ना, यानी जो आपकी ये जो मांसपेशियां हैं जो आपकी हड्डियों से जुड़ी हुई हैं, जैसे ये रेडियस और अल्ना है, इसके ऊपर ये जो मांसपेशियां आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये सब क्या होती हैं, इनसे जुड़ी रहती हैं जी, और बॉडी को क्या करती है, मोशन प्रदान करती है, यानी गति वगैरह प्रदान करती है जी। बात क्लियर सभी को। चलो अच्छा, ये क्या होती है भाई, वॉलंटरी होती है यानी ऐच्छिक होती है। क्या होती है जी, ऐच्छिक। ऐच्छिक का मतलब आप बोलोगे जी अपनी इच्छा से इन्हें क्या कर सकते हैं, अपने हिला सकते हैं भाई, ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं, देखो है ना, ये सब क्या होती है जी, ऐच्छिक होती है कहने का मतलब, ऐच्छिक होती है यानी अपनी इच्छा से इनको हिला सकते हैं जी अपने। ठीक है, बात क्लियर है। दूसरा कौन सा जी, तो आप बोलोगे स्मूथ यानी चिकनी। इसके अंदर कौन सी पाई जाएंगी जी, तो अपना फूड पाइप ध्यान रख लेना। ठीक है, फूड पाइप वाला ध्यान रख लेना भाई, क्या भोजन नली यानी अमाशय, अमाशय छोटी आंत व बड़ी आंत में पाए जाते हैं। ठीक है, कहां कहां, तो आप बोलोगे जी अमाशय, अमाशय छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत, बड़ी आंत में पाए जाते हैं जी। ठीक है, ये जो है ये ठीक है, बात क्लियर है, यानी जो अपनी चिकनी है वो, स्मूथ है वो। और कार्डियक आप सबको पता है जी कहां पे होती है, हृदय के अंदर, हृदय के अंदर होती है जी,
हृदय के अंदर। अच्छा मुन्ना, ये जो कार्डियक होती है ये क्या होती है भाई? अनैच्छिक। ये ही पूछा जाता है बस यहाँ पे क्वेश्चन एक, अनैच्छिक होती है जी, ठीक है। और ये भी क्या होती है? तो आप बोलोगे अनैच्छिक, अनैच्छिक, ठीक है, बात क्लियर है। तो इनमें यदि बात करें तो आपकी जो स्केलेटल है वो तो क्या होती है जी? ऐच्छिक, अपनी इच्छा अनुसार हिला सकते हैं जिनको। और जो आपकी चिकनी स्मूथ और यदि कार्डियक बात करें तो वो क्या होती है जी? अनैच्छिक होती है, ठीक है। अपनी इच्छा से थोड़ी ना जो हार्ट की जो हार्ट के अंदर जो भी अपने टिश्यूज वगैरह सेल्स वगैरह पाई जाती है अपनी इच्छा से उनको रोक नहीं सकते जी अपने, तो वो कौन सी होती है जी? अनैच्छिक होती है, ठीक है। बात क्लियर है सभी को? चलो लास्ट है जी अपना कौन सा टिश्यू? ये बात करें जी तंत्रिका उत्तक, ठीक है, न्यूरल टिश्यू भाई। तो आप सबको पता है जी ये तंत्रिका उत्तक जो होता है वो तंत्रिका तंत्र का ही एक पार्ट है भाई। आप बोलोगे जी किसका पार्ट है? तंत्रिका तंत्र का, न्यूरॉन सिस्टम का ही एक भाग है भाई, तंत्रिका तंत्र का ही एक पार्ट है। और उसी के अंदर अपने इसको डीप स्टडी करेंगे। और ये बहुत सारी तंत्रिकाएं आपस में क्या जुड़ जाती हैं तो तंत्रिका उत्तक का निर्माण हो जाता है भाई। किसका निर्माण हो जाता है? तंत्रिका उत्तक का। जो बहुत सारी जो तंत्रिकाएं होती हैं वो आपस में मिलके, आपस में क्या मिलके किसका निर्माण करती हैं? तंत्रिका उत्तक का भाई। आपस में मिलकर किसका निर्माण कर लेती हैं जी? तो आप बोलोगे तंत्रिका उत्तक का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। बात क्लियर है सभी को? तो अपना एनिमल टिश्यूज का चैप्टर जो है वो यहीं पे क्या होता है मुन्ना? एंड होता है। छोटा सा चैप्टर था, अपने एक ही क्लास में इसको कंप्लीटली करवा दिया गया। देखो अब आपको है ना अच्छे से यदि आप देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इसका एग्जाम में वेटेज खूब रहता है जी, खूब पूछते हैं आपसे कि उपकला उत्तक जो है स्किन में कौन सा पाया जाता है, या फिर लार ग्रंथि में कौन सा पाया जाता है, बकल कैविटी में कौन सा पाया जाता है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं जी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद भाई।